हेलो व्यूअर्स, मैं डेमोन्स्ट्रेटर सिग्नल नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट से। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, दैट इज सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग। तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज इंटरलॉकिंग। बेसिकली इंटरलॉकिंग इज एन अरेंजमेंट between various functions like signal, point, lever, level crossing gate, slot, etc. operated from a lever frame or panel or VDU, so interconnected to operate in a predetermined sequence to ensure safety. तो इंटरलॉकिंग इस तरह से, इंटरलॉकिंग जो एक अरेंजमेंट है डिफरेंट हमारा सिग्नलिंग फंक्शंस के बीच में, सिग्नल, पॉइंट, लेवल क्रॉसिंग गेट, स्लॉट एक्सेट्रा, इस तरह से ऑपरेट हो रहा है, इस तरह से इंटरकनेक्टेड है, ऑपरेट हो रहा है सिक्वेंशियली कि हमारा सेफ्टी एंश्योर रहे। तो शुरू में मैकेनिकल इंटरलॉकिंग, तो हमारा कैसे अचीव होता था इंटरलॉकिंग? शुरू में मैकेनिकल इंटरलॉकिंग आया, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंटरलॉकिंग, उसके बाद में अब रिले इंटरलॉकिंग, और आगे में है अभी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। तो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग जो है, इसमें इंटरलॉकिंग जो अचीव होता था वो लीवर फ्रेम में होता था, लीवर टू लीवर लॉकिंग से। तो लीवर टू लीवर लॉकिंग से हमारा सेफ्टी इंश्योर होता था, इंटरलॉकिंग अचीव होता था मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। नेक्स्ट आया इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंटरलॉकिंग। सिग्नलिंग में नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंटरलॉकिंग में भी जो है लीवर टू लीवर लॉकिंग से ही इंटरलॉकिंग अचीव होता था लीवर फ्रेम में। हालांकि कंट्रोल जो है, फील्ड कंट्रोल जो है वो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रहा, लेकिन जो बेसिक जो है इंटरलॉकिंग जो अचीव हो रहा था वो लीवर टू लीवर लॉकिंग से ही अचीव हो रहा था लीवर फ्रेम में। नेक्स्ट है हम लोग का रिले इंटरलॉकिंग। तो रिले इंटरलॉकिंग और इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग, बेसिकली यहां पर इंटरलॉकिंग जो अचीव हो रहा है वो होता है वो थ्रू इंटरलॉकिंग रिलेज। रिले रूम में हमारा दो टाइप का रिलेज रहता है, इंटरलॉकिंग रिलेज एंड इंटरफेस रिलेज। तो इंटरलॉकिंग रिलेज लगभग एक टिपिकल स्टेशन में इंटरलॉकिंग रिलेज लगभग 60% तक रहता है, और इंटरफेस रिलेज लगभग 40% तक रहता है। तो इंटरफेस रिलेज जो फील्ड गियर के साथ में इंटरफेस करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में ये जो 60% जो फिजिकल इंटरलॉकिंग रिलेज है, उसको हटा करके हम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के थ्रू इंटरलॉकिंग अचीव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में, यानी लॉजिक्स के थ्रू। यहां पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक यूज करते हैं और माइक्रो प्रोसेसर में इंस्टॉल्ड होता है, सीपीयू में इंस्टॉल्ड करते हैं, और वो जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में इंटरलॉकिंग अचीव होता है बाय सॉफ्टवेयर। तो हमारा यहां पर सिर्फ 40% रिलेज रह जाता है। 60% रिलेज जो इंटरलॉकिंग रिलेज है वो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, इट इज कन्वर्टेड बाय सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, दैट इज लॉजिक्स। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग इज ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इंटरलॉकिंग डिवाइस वेयर interlocking is achieved through software programming, that is logics. तो इंटरलॉकिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को इज समटाइम्स कॉल्ड सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग। अच्छा, इंडियन रेलवेज में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम कोई भी कंपनी का हो, उसे आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन से आरडीएसओ एसपीएन /192/2005 और लेटेस्ट से कंप्लाई करना पड़ता है। तो हमारा रिले इंटरलॉकिंग जो है उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ लिमिटेशंस रहते हैं, जिसके कारण हम जो रेलवेज है वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग तरफ बढ़ रहा है। आज के डेट में हम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की तरफ हर स्टेशन लगभग स्टेशंस को
दिन बाय दिन हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं। रिले इंटरलॉकिंग को हटा करके इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा कुछ क्यों किया जा रहा है, यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस है रिले इंटरलॉकिंग का। तो एक क्या क्या लिमिटेशंस है? ए टिपिकल रिले इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन रिक्वायर थाउजेंड्स ऑफ रिलेज, कॉम्प्लेक्स इंटर रिले वायरिंग। तो यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ रिलेज भी यूज हो रहा है। इंटर वायरिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स, रिले वायरिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स है। हंड्रेड्स ऑफ शीट्स ऑफ वायरिंग डायग्राम्स रिक्वायर्ड होता है। और इनिशियल इंस्टॉलेशन या रियार्ड रिमॉडलिंग में भी जो है लंबा एनआई पीरियड हो जाता है, क्योंकि हमको सारे एक्टिविटीज़ को फिर से करने पड़ते हैं, वायरिंग करना पड़ता है और उसमें फिजिकल मॉडिफिकेशंस करना पड़ता है जो सर्किट्स में। तो इसलिए काफ़ी टाइम, मनी एंड लेबर काफ़ी खर्च होता है। लार्ज ट्रैफिक ब्लॉक्स लेना पड़ता है, ट्रेन डिटेंशंस होता है, काफ़ी वक्त हो लग जाता है। और इसमें जो है एक और बात है, रिले इंटरलॉकिंग में पावर और स्पेस का ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। और फेलियर रेट सबसे बड़ा चीज़ है, फेलियर रेट का हाई है। तो अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का क्या एडवांटेजेस है रिले इंटरलॉकिंग में। सो देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, जैसे है रिडक्शन इन रिलेज यूज्ड बाय ऑलमोस्ट 60%। तो हमारा जो है रिलेज जो है लगभग 60% तक रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरफेस रिलेज ही सिर्फ रिले रूम में रहता है, रिक्वायर्ड है, और इंटरलॉकिंग रिलेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो लगभग 60% तक है। देन रिडक्शन इन स्पेस रिक्वायर्ड बाय ऑलमोस्ट 50%। रिडक्शन इन पावर कंज्यूम्शन बाय 30% approximately. Reduction in wiring and interconnections. Reduction in failures by 66%. एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एडवांटेज जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का है रिले इंटरलॉकिंग के पर, वो है लगभग 66% से ज़्यादा ही फेलियर का रिड्यूस हो जाता है। फिर नंबर ऑफ फ्यूजेस हमारा जो है रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद में इनिशियल कमीशनिंग और यार्ड लेआउट में चेंजेस में, यार्ड रिमॉडलिंग में हमारा जो टाइम, मैन पावर, ये काफ़ी कम लगता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में, क्योंकि इस तरह से हमारा एनआई पीरियड भी कम होता है। ये कारण क्या है कि हम यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसी को हमको अपडेट करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, जो पहले से ही बिना एनआई पीरियड डिस्कनेक्शन लिए बगैर हम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम डिज़ाइन करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द यार्ड रिमॉडलिंग। और उसके बाद में जब डिस्कनेक्शन लेते हैं, एनआई पीरियड लेते हैं, और वहाँ पर उस समय हम पुराना वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके नया वाला इंस्टॉल कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा सीपीयू में ऑफ कोर्स, तो इस तरह से हमारा जो है सिर्फ इंस्टॉलेशन ही करना रहता है। तो इससे लिए हमारा नॉन इंटरलॉकिंग पीरियड, एनआई पीरियड जो है वो काफ़ी कम रहता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में। इसके बाद में इजी इन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, सिंपलर एंड फास्टर ऑपरेशन विद विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स। तो हमारा मास्टर जो है रिले इंटरलॉकिंग में जो कॉन्वेंशनल पैनल के रूप बदले इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स यूज किया जाता है, दैट इज द ऑपरेटर्स पीसी कंप्यूटर। इसमें सिंपलर ऑपरेशन है, फास्टर ऑपरेशन है इन कंपैरिजन टू द कन्वेंशनल डोमिनो पैनल, व्हाटएवर कन्वेंशनल पैनल। देन नेक्स्ट एडवांटेज इज रिडक्शन इन केबल रिक्वायरमेंट। देन इनबिल्ट इवेंट लॉगिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। तो सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर है इसमें, ऑटोमेटिक डाटा लॉगिंग, इंटरनल डाटा लॉगर सिस्टम है जो रिले इंटरलॉकिंग में पॉसिबल नहीं है। देन ये सेम
इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जो नॉन आरई एरिया में हम लोग यूज कर रहे हैं वही आरई एरिया, एसी इलेक्ट्रिफाइड आरई एरिया में सुटेबल है। और फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग इज मोर रिलायबल एंड सेफ ड्यू टू लेस रिलेज एंड एसेसरीज। नेक्स्ट एडवांटेज इज लेस प्रॉन टू शॉर्टकट मेथड्स। तो ये जो है ये क्यों है, शॉर्टकट मेथड्स कम क्यों पॉसिबिलिटी है, ये इस तरह से कि हमारा जो इसमें कई सेफ्टी फीचर्स दिए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में दिए जाते हैं, जैसे रीड बैक सिस्टम, रीड बैक, और इस तरह से है सिस्टम, इस तरह से भी ऑपरेट करता है कि अगर कोई वो रॉन्ग फीड या फॉल्स फीड पॉइंट या सिग्नल को डिटेक्ट करता है तो इमीडिएटली जो है टोटल सिस्टम जो है वो शटडाउन में चला जाता है। तो इस तरह से शॉर्टकट मेथड जो है वो कम चांस रहता है, शॉर्टकट मेथड करने का कम चांस रहता है। तो हम लोग समझते हैं कि ब्लॉक डायग्राम, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। तो यहां पर हम देखते हैं कि दो सिस्टम है, इसमें क्या क्या पार्ट्स है हम ये देखते हैं, क्या क्या पार्ट्स है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में। सिस्टम ए सीपीयू, सिस्टम बी सीपीयू, देन वीडीयू, देन वाइटल इनपुट कार्ड, वाइटल आउटपुट कार्ड, देन मेंटेनेंस पीसी, सीसीआईपी, नॉन वाइटल इनपुट कार्ड, नॉन वाइटल आउटपुट कार्ड, पैनल प्रोसेसर। इसको हम समझने से पहले कुछ टर्म्स है जो ईआई सिस्टम में यूज हो रहा है उसको हम लोग समझते हैं, उसके बाद फिर हम जो है ईआई सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम समझेंगे। पहले हम समझते हैं व्हाट इज हार्डवेयर। सम टर्म्स यूज्ड इन ईआई सिस्टम वी हैव टू डिफाइन। तो हार्डवेयर जो है क्या है, वो है डायरेक्ट इक्विपमेंट ऑफ द सिस्टम। ईआई का सिस्टम का इक्विपमेंट ही है हार्डवेयर, जो डिजाइनिंग जो कौन करता है, कंप्यूटर इंजीनियर्स करते हैं। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू ए माइक्रोप्रोसेसर ऑन हाउ टू एग्जीक्यूट द कमांड्स गिवन बाय द यूजर। तो किस तरह से वो एक माइक्रोप्रोसेसर को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है एक प्रोग्राम के थ्रू, जिसके थ्रू कैसे जो है जो भी कमांड दिया जाएगा, यूजर जो भी कमांड देगा उसको कैसे जो है एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे कार्यान्वित किया जाए, ये चीज सॉफ्टवेयर इंश्योर करता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज द माइक्रो प्रोसेसर और द माइक्रो कंट्रोलर। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हमारा जो सीपीयू में दो टाइप का मेमोरी है, एक है रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा है रोम। ये प्रोग्रामेबल है, इसमें आइदर जो है ई प्रोम रहता है, EPROM और EEPROM। तो EPROM क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहां पर जो रीड ओनली मेमोरी जो है वो एक्चुअली कोई भी डिजिटल सिस्टम में, कंप्यूटराइज्ड डिजिटल सिस्टम जैसे ईआई हो, इसमें जो रैम है ये है टेम्पोररी मेमोरी रहता है, टेम्पोररी मेमोरी, फास्ट एक्टिंग टेम्पोररी मेमोरी जिसमें वाइटल प्रोसेसिंग होता है, और रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी है। इसको इरेज करने के लिए ये अगर पावर चला जाता है, पावर सप्लाई बेसिकली चला जाता है तो ये इसमें मेमोरी रह जाता है। लेकिन यहां पर जो रोम है वो है प्रोग्रामेबल और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM। तो EPROM में और EEPROM है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस दोनों में यही डिफरेंस है एक्चुअली। EPROM में जो मेमोरी जो प्रोग्राम्ड जो स्टोर्ड मेमोरी है
डाटा है वो इरेज हो सकता है अल्ट्रा वायलेट रेस से, लेकिन बाद में जो आया न्यू जो है EEPROM है, जिसमें इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है उसके डाटा को। यही EEPROM में या EEPROM में हमारा जो है क्या यूज होता है, ये जो है CPU में रहता है, ये मेमोरी चिप जो है CPU में रहता है, दैट इज द प्रोसेसर कार्ड में रहता है। इसका यूज क्या है, यहाँ पर हमारा दो टाइप का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रहता है या स्टोर रहता है, वो है एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर एंड दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बारे में हम बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद में है आईसी मीनी इंटीग्रेटेड सर्किट, लार्ज नंबर ऑफ सर्किट इज इंटीग्रेटेड इन ए स्मॉल चिप। नेक्स्ट टर्म है जो हम EI में यूज करते हैं, वो है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मीन्स प्रोविजन ऑफ मोर physical resources than would be necessary to perform a function if perfect reliability could be assumed. That means यहां पर क्या है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए हम जो है मोर देन एक रिसोर्स से ज्यादा, जनरली 2 रिसोर्स का यूज करते हैं, 2 या 3 रिसोर्स का, जनरली 2 का रिसोर्स का हम फिजिकल रिसोर्स का यूज करते हैं। ये इस तरह से हमारा सेफ्टी एंश्योर होता है, रिडंडेंसी से हमारा सेफ्टी एंश्योर होता है, क्योंकि दोनों रिसोर्स का जब तक आउटपुट सेम नहीं हो जाता तब तक जो है वो आउटपुट जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। CPU जो है वैलिड नहीं मानता है, EI सिस्टम वैलिड नहीं मानता है। तो इस तरह से हमारा redundancy is for safety. रिडंडेंसी 2 टाइप का है, हार्डवेयर रिडंडेंसी एंड सॉफ्टवेयर रिडंडेंसी। तो हार्डवेयर रिडंडेंसी का मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल हार्डवेयर आइडेंटिकल टू दी नॉर्मली वर्किंग हार्डवेयर। तो यहां पर जो है एक एडिशनल हार्डवेयर रहता है, बेसिकली CPU। तो CPU जो है वो 2 रहेगा। जिस EI सिस्टम में 2 CPU रहेगा उसको हम हार्डवेयर रिडंडेंसी बोलेंगे। दोनों ही एक साथ फंक्शन करेगा, ये एक दूसरे का स्टैंड बाय नहीं, एक साथ दोनों ही फंक्शन करेगा और दोनों का आउटपुट मैच करना चाहिए, उसको हम हार्डवेयर रिडंडेंसी बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर रिडंडेंसी मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल सॉफ्टवेयर आइडेंटिकल टू द नॉर्मल वर्किंग सॉफ्टवेयर। दैट मीन्स एक CPU में 2 आइडेंटिकल सॉफ्टवेयर रहेगा, एंड 2 सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर, एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर। तो आइडेंटिकल 2, एक ही CPU में, एक हार्डवेयर सिस्टम में 2 सॉफ्टवेयर जनरली रहता है जो आइडेंटिकल रहता है। तो इसके कारण जो है वो सॉफ्टवेयर एक्चुअली आइडेंटिकल मीन्स डाइवर्सिफाइड है, एक्चुअली समटाइम्स आइडेंटिकल समटाइम्स डाइवर्सिफाइड। तो जनरली वो दोनों सॉफ्टवेयर जो है डिफरेंट वेज से एनालिसिस करता है और हमारा रिडंडेंसी अचीव होता है। इस तरह से हमारा रिडंडेंसी एक बेस्ड ऑन रिडंडेंसी EI सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज सॉफ्टवेयर रिडंडेंट EI। यहां पर क्या है, सिंगल हार्डवेयर विद डाइवर्सिफाइड सॉफ्टवेयर है। तो सिंगल हार्डवेयर विद डाइवर्सिफाइड सॉफ्टवेयर मतलब क्या हुआ, एक CPU और उसमें 2 डिफरेंट तरह का सॉफ्टवेयर, जो 2 तरह का, दैट मीन्स वो सॉफ्टवेयर कौन सा है, 2 एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 नहीं हो सकता, डाइवर्सिफाइड सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर। तो एक ही CPU में 2 डाइवर्सिफाइड डिफरेंट सॉफ्टवेयर रहेगा, डाइवर्सिफाइड रहेगा सॉफ्टवेयर रहेगा, एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर रहेगा। इसको हम ऐसे EI सिस्टम को हम सॉफ्टवेयर रिडंडेंसी बोलते हैं, रिडंडेंट बोलते हैं। इसका एग्जांपल्स है, कौन सा कंपनी जो सॉफ्टवेयर रिडंडेंट है वो है, कॉमन कंपनीज है, माइक्रोलॉक 2 EI सिस्टम, दैट इज द Ansaldo make, then Vestres Mark 1,
मार्क 1 वेस्टिंगहाउस। नेक्स्ट हमारा है हार्डवेयर रिडंडेंसी। हार्डवेयर रिडंडेंट ईआई, इट मींस डुअल हार्डवेयर विद जनरली आइडेंटिकल सॉफ्टवेयर। यहां पर दो सीपीयू, जैसा मैंने पहले बताया, दो सीपीयू रहेगा, दोनों में जनरली सेम टाइप का एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर रहेगा। तो इसका आप कॉमन कंपनीज जो हार्डवेयर रिडंडेंट है ईआई कंपनीज, तो MEI 633 मेधा ईआई, देन वेस्ट्रेस मार्क 2 ईआई, ये सीमेंस मेक है, मैन्युफैक्चरिंग है। देन क्योसन के मॉडल नंबर K5B MC ईआई। नेक्स्ट टर्म है जो कॉमनली यूज हो रहा है ईआई में यूज होता है, वो है स्टैंड बाय। तो हमारा जो है अवेलेबिलिटी के लिए स्टैंड बाय इज ए मस्ट, क्योंकि कभी भी एक सिस्टम फेल हो सकता है, इम्प्रॉपर वर्क कर सकता है, तो उस समय हमारे पास में एक एडिशनल सिस्टम रहना चाहिए, डुप्लीकेट सिस्टम रहना चाहिए। इस तरह से हमारा एक मेन सिस्टम होता है, एक स्टैंड बाय सिस्टम होता है, जैसे जिसको हम सिस्टम ए एंड सिस्टम बी भी बोल सकते हैं। तो कोई एक कारण से अगर एक सिस्टम ए फेल होता है, एक सिस्टम फेल होता है, तो दूसरा जो है वो इंटरलॉकिंग को अचीव करने लग जाता है। तो हमारा 3 टाइप का स्टैंड बाय है कॉन्सेप्ट में, कॉमनली है, वो है हॉट स्टैंड बाय अरेंजमेंट, वार्म स्टैंड बाय अरेंजमेंट, कोल्ड स्टैंड बाय अरेंजमेंट। तो कोल्ड स्टैंड बाय अरेंजमेंट में क्या है कि एक सिस्टम ही हमारा पावर ऑन रहेगा, दूसरा सिस्टम पावर ऑफ रहेगा, एज ए स्पेयर रहेगा, और दूसरा सिस्टम को अगर एक सिस्टम फेल हो गया तो दूसरा सिस्टम को हमको मैन्युअली ऑन करना पड़ेगा, ऑटो ऑन नहीं होगा, अपने आप ऑन नहीं होगा, कोई सर्किट नहीं है, चेंज ओवर सर्किट नहीं रहता है। तो कोल्ड स्टैंड बाय अरेंजमेंट इज नॉट प्रेजेंटली यूज्ड इन ईआई। जो है नेक्स्ट है वार्म स्टैंड बाय, इट इज नॉट डिजायरेबल इन ईआई। कोल्ड स्टैंड बाय इज नॉट डिजायरेबल इन ईआई। वार्म स्टैंड बाय, तो वार्म स्टैंड बाय क्या है, इसमें एक सिस्टम जो है पावर ऑन मोड में रहता है और दूसरा पावर ऑफ मोड में रहता है, लेकिन जो स्टैंड बाय सिस्टम है वो रेडी रहता है स्विच ऑन करने के लिए। अगर कोई भी फेलियर होता है मेन सिस्टम में, तो विद इन 120 सेकेंड एक चेंज ओवर सर्किट के थ्रू स्टैंड बाय सिस्टम जो है वो ऑन हो जाता है, और 3 to 5 मिनट्स का ट्रेन डिटेंशन होता है, उसके बाद सिस्टम जो है वो नॉर्मल हो जाता है। इस तरह से हमारा वार्म स्टैंड बाय वर्क करता है। तो यहां पर इंटरप्शन तो होता है, ट्रैफिक इंटरप्शन होता है, ट्रैफिक देयर इज ट्रेन डिटेंशन इज देयर, लेकिन 3 to 5 मिनट्स है। लेकिन इसका फायदा क्या है वार्म स्टैंड बाय का, यहां पर जो है लाइटनिंग के समय हमारा मेन सिस्टम अगर लाइटनिंग के कारण फेल किया तो स्टैंड बाय सिस्टम बच जाता है, और उसको वो बचता है और वो फेल नहीं होता। तो उसका हमारा जो है एटलीस्ट हमारे पास में एक सिस्टम रहता है जो टेक ओवर के लिए, जो हमारा ट्रैफिक को डिटेंशन, बहुत लंबा डिटेंशन नहीं करने देगा। नेक्स्ट आता है वो 3 to 5 मिनट्स को भी, और 2 मिनट्स जो टाइम डिले ले रहा है ऑन करने में, वो भी अनडिजायरेबल है, नॉट डिजायर्ड प्रॉपरली। तो तब कॉन्सेप्ट आता है हॉट स्टैंड बाय का। तो हॉट स्टैंड बाय में क्या है, दोनों ही सिस्टम ऑन रहता है, दोनों ही सिस्टम में इनपुट रहता है, लेकिन आउटपुट सिर्फ एक सिस्टम देता है जो मेन सिस्टम है। और अगर कोई एक जो मेन सिस्टम है सिस्टम ए से, वो अगर
फेल करता है तो इमीडिएटली विदाउट एनी इंटरप्शन ऑटोमेटिकली दूसरा स्टैंड बाय सिस्टम जो है वो टेक ओवर कर लेता है लोड को। इस तरह से कोई ट्रैफिक इंटरप्शन नहीं होता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज अगर है हॉट स्टैंड बाय का, तो वो है कि लाइटनिंग में दोनों सिस्टम एट ए टाइम फेल कर सकता है। अगर हैवी लाइटनिंग स्ट्राइक होता है तो दोनों सिस्टम ही फेल हो सकता है। इसीलिए मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वार्म स्टैंड बाय इज बेटर, बट ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हॉट स्टैंड बाय इज बेटर। तो अब समझेंगे हम कि ब्लॉक डायग्राम। अभी हम फिर से ब्लॉक डायग्राम में आते हैं। तो बेसिकली हमारा सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में सेंटर है, सेंटर ऑफ द इंटरलॉकिंग सिस्टम, मेन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम इज सीपीयू, दैट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहां पर दो सिस्टम है, सिस्टम ए दोनों दिखाया गया है, मेन सिस्टम सिस्टम ए एंड स्टैंड बाय सिस्टम दैट इज सिस्टम पी, दैट इज द प्रोसेसर मॉड्यूल। इसको बोला जाएगा सीपीयू या प्रोसेसर कार्ड या प्रोसेसर मॉड्यूल, मेन सिस्टम का और स्टैंड बाय सिस्टम का। इसके बाद में यहां पर क्या क्या लगा हुआ है, मास्टर पैनल के साथ में दिस साइड, इन दिस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है हमारा नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट कार्ड्स, नॉन वाइटल आउटपुट कार्ड्स, देन CCIP दैट इज कंट्रोल कम इंडिकेशन पैनल, दैट इज द हमारा कॉन्वेंशनल पैनल जो है, ऑपरेटिंग पैनल, डोमिनो पैनल, व्हाटएवर कॉन्वेंशनल पैनल। और ये है वीडियो दैट इज ऑपरेटर्स पीसी। और फील्ड गियर्स के साइड में हमारा है वाइटल इनपुट कार्ड्स एंड वाइटल आउटपुट कार्ड्स, और उससे कनेक्टेड है रिले रैक एंड देन केबल टर्मिनेशन रैक, K rack means cable termination rack, then to the field gears, track circuit, point, signal, siding etc. यहां पर हम एक चीज और देखेंगे, और एक्सटर्नल डाटा लॉगर भी कनेक्टेड दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है? क्योंकि मेंटेनेंस पीसी फर्स्ट, तो मेंटेनेंस पीसी है जो सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर के लिए है। तो हमारा जो मेंटेनेंस पीसी ही इंटरनल डाटा लॉगर कह सकते हैं हम। लेकिन ये इसका जो डाटा लॉगिंग है वो इसके अलावा भी हमारे को एक्सटर्नल डाटा लॉगर इस कंपल्सरी नहीं आई। अर्लियर जो है वो एक्सटर्नल डाटा लॉगर वाज ऑप्शनल, लेकिन आज के डेट में रेलवे बोर्ड ने तो है उसने कंपल्सरी कर दिया है, तो एक्सटर्नल डाटा लॉगर शुड बी ऑल्सो कंपल्सरी इन EI इरेस्पेक्टिव ऑफ इंटरनल डाटा लॉगर। तो हमारा एक्सटर्नल डाटा लॉगर, इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा लॉगर कंपल्सरी है। अब यहां पर हम इसको क्यों, यहां पर एक है प्रोटोकॉल कन्वर्टर दिया हुआ है, इसके बारे में हम सब समझेंगे। ये OC है एक्चुअली, ऑब्जेक्ट कंट्रोलर। तो इसको, इस कार्ड्स को एक्चुअली जो है अगर बड़ा यार्ड होता है तो उस समय जब वाइटल इनपुट कार्ड आउटपुट कार्ड यूज होता है तो काफ़ी OCs यूज एज ए ऑब्जेक्ट कंट्रोलर यूज होता है, और नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट कार्ड जो है पैनल प्रोसेसर कहा जाता है, PP। अभी हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली किस तरह से ये ऑपरेट हो रहा है। जो भी डाटा और इंफॉर्मेशन CPU के अंदर जा रहा है, CPU की तरफ जा रहा है, उसे हम इनपुट कहेंगे। चाहे हमारा
थ्रू CCIP वीडियो जाए, चाहे हमारा थ्रू वाइटल इनपुट कार्ड वाइटल आउटपुट कार्ड के थ्रू जाए, इस तरफ से जाए या इस तरफ से जाए, सीपीयू में जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा जाएगा उसको हम इनपुट कहेंगे। और पैनल या वीडियो की तरफ जो साइड जो है डाटा जो है इन्वॉल्व होगा उसको हम नॉन वाइटल डाटा बोलते हैं। और जो सिग्नल गियर्स के फील्ड गियर्स के साइड में जो है जो भी डाटा प्रोसेसिंग होगा उसको हम वाइटल डाटा प्रोसेसिंग बोलेंगे। इस तरह से हमारा जो है वो वाइटल नॉन वाइटल इनपुट्स एंड वाइटल इनपुट्स कैसे कैसे इन्वॉल्व होता है ये हम लोग थोड़ा देखेंगे। फर्स्ट क्या है, यहां पर हम देख रहे हैं कि पैनल और वीडियो के सीपीयू के बीच में हमारा जो कन्वेंशनल पैनल है और सीपीयू के बीच में नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट कार्ड्स दिया गया है। लेकिन वीडियो और सीपीयू के बीच में ईआई सीपीयू के बीच में कोई इंटरफेस नहीं दिया हुआ है। इसका कारण यह है कि कोई भी डिजिटल सिस्टम में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, इंटरलॉकिंग सिस्टम है, ये जो है डिजिटल सिग्नल्स को ही समझ पाता है। सिग्नल्स दो टाइप का है। सिग्नल्स मींस जो करंट एंड वोल्टेज का बात बोल रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सिग्नल्स का डेफिनेशन है वो करंट और वोल्टेज है। तो करंट जो सिग्नल्स है वो दो टाइप का है इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक एनालॉग सिग्नल्स एंड एक डिजिटल सिग्नल्स। तो हमारा जो सीपीयू है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम जो है, वो सिर्फ डिजिटल का भाषा समझता है, डिजिटल सिग्नल का। वह इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग सिस्टम नहीं समझता। एनालॉग दैट इज वोल्टेज और करंट नहीं समझता। उसे डिजिटल का दैट इज पल्सेस फॉर्म में ही 1 0 0 1 दैट इज बाइनरी सिस्टम, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज फॉर लाइक 5 वोल्ट 0 वोल्ट 5 वोल्ट 0 वोल्ट लाइक दिस, वो पल्सेस फॉर्म का डिजिटल सिग्नल्स को ही वो उसी का भाषा समझता है, उसी का लैंग्वेज समझता है। लेकिन वो एनालॉग का भाषा नहीं समझता। जबकि हमारा जो पैनल है, कन्वेंशनल पैनल है, वो एक एनालॉग सिस्टम है, उसमें वोल्टेज एंड करंट है। तो इसीलिए इस दोनों के बीच में जो भी यहां से एनालॉग सिग्नल गया वोल्टेज और करंट, उसको कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल में, और फिर इसीलिए हमारा इंटरफेस जरूरत पड़ता है। लेकिन वीडियो क्या है, एक पीसी है, एक कंप्यूटर है। तो वीडियो भी डिजिटल का भाषा ही है, डिजिटल ही है, डिजिटल सिग्नल पर बेस्ड है, और ये हमारा सीपीयू भी डिजिटल बेस्ड है। तो हमारा दोनों के बीच में कोई इंटरफेस की जरूरत नहीं है। तो एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग करने की, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई सिस्टम ऐसा जरूरत नहीं है इंटरफेस का। इसीलिए हमारा यहाँ पर अब नया जो आज के डेट में जो ईआई सिस्टम आ रहा है, उसमें यहाँ पर जैसे एक वीडियो दिखाया गया और एक सीसीआईपी दिखाया गया। लेकिन नया सिस्टम में जो है आज के डेट में 2 वीडियो ही दिया जाता है। एक सीपीयू के साथ में एक वीडियो लगा हुआ है, एक मेन सिस्टम ए के साथ में एक सीपीयू लगा हुआ है, एक वीडियो लगा हुआ है, सिस्टम बी के साथ में दूसरा वीडियो लगा हुआ है, एक मेन एक स्टैंड बाय जैसा। इसका कारण यह है कि पैनल का एक्स्ट्रा कॉस्ट, वायरिंग का कॉस्ट और मेंटेनेंस, टाइम, मनी, लेबर सब कुछ बचता है। और एक्स्ट्रा जो पैनल प्रोसेसर, ये जो है नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट कार्ड्स, जिसे पैनल प्रोसेसर भी कहते हैं। एक्चुअली पैनल प्रोसेसर जो है वो नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट कार्ड्स जो है वो है एनसाल्डो का कॉन्सेप्ट है। एनसाल्डो ईआई में नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट कार्ड बोलते हैं। और अदर कंपनी में ईआईज में हम पैनल प्रोसेसर बोलते हैं। वेस्ट्रेस में, क्योसन में हम पैनल प्रोसेसर बोलते हैं। जो आज के डेट में जो भी नया ईआई इंस्टॉल हो रहा है उसमें कन्वेंशनल पैनल नहीं दिया जाता है। पैनल प्रोसेसर इसका मतलब है जरूरत नहीं होता। लेकिन हमारा, और इसके बदले में हमारा 2 वीडियो रहता है। अब इस तरफ समझते हैं। यहां पर है वाइटल इनपुट कार्ड्स एंड वाइटल आउटपुट कार्ड्स फॉर वाइटल डाटा प्रोसेसिंग।
यहां पर रिलेज को, जो इंटरफेस रिलेज है, यहां पर कौन सा रिलेज है, ये रिलेज 40% रिलेज है, जो इंटरफेस रिलेज है, दैट इज विच इज कम्युनिकेटिंग विद द फील्ड फंक्शंस। अब हम समझते हैं कि कैसे जो है एक पूरा ऑपरेशन कैसे होता है। तो पहले मास्टर को एक सिग्नल को टेक ऑफ करना है सपोज, तो वो वीडियो से जो कमांड देगा, वीडियो या कन्वेंशनल पैनल से कोई कमांड देगा, बटन प्रेस करेगा, बटन ऑपरेशन या स्विच ऑपरेशन, दैट ऑपरेशन इज नॉन वाइटल इनपुट। व्हाई इट इज इनपुट? बिकॉज ये डाटा ये जो इंफॉर्मेशन है वो किस में जा रहा है, वो सीपीयू में जा रहा है। सो ये इनपुट है, नॉन वाइटल इनपुट है। अब ये सीपीयू जो है, ये इसका इंटरलॉकिंग में जो लॉजिक्स है, लॉजिक सॉफ्टवेयर, वहां पर इंटरलॉकिंग जो है वो लॉजिक्स में चेकिंग होता है, और सब चेक होने के बाद में अगर सभी सेफ है और सिग्नल के टेक ऑफ के लिए सारा कंडीशन फुलफिल्ड है, तो सीपीयू जो है वो वाइटल आउटपुट कार्ड को कमांड करता है, इंफॉर्मेशन कमांड देता है, और उसके थ्रू हमारा जो आउटपुट रिलेज है, दैट इज आउटपुट रिलेज, जैसे फील्ड कंट्रोल रिलेज, दैट इज फॉर एग्जाम्पल HR, DR, NWR, RWR, इस तरह के जो रिलेज है, जो पॉइंट्स सिग्नल, इस सब के रिलेज जो है वो ऑपरेट होंगे, वो पिकअप होंगे, और पिकअप होने के बाद में उसके हिसाब से जो फील्ड में जो गियर्स है वो ऑपरेट होंगे। एक बार ऑपरेट होने के बाद में ये फील्ड गियर, इसके बाद में डिटेक्शन आता है, डिटेक्शन का मामला आता है। तो डिटेक्शन जो है वो, तो डिटेक्शन रिलेज जब ये प्रॉपरली सेट एंड लॉक प्रॉपरली ऑपरेट हो जाएंगे, तो हमारा डिटेक्शन रिलेज यहां पर ऑपरेट होगा। जैसे डिटेक्शन इंडिकेशन रिलेज जो है वो, जैसे HECR, DECR या RECR या TPR, NWKR, RWKR, तो ये जो रिलेज है ये सब यहां पर ऑपरेट होंगे, और वो उसका जो इंफॉर्मेशन है वो कहां जाएगा, एज वाइटल इनपुट्स टू दी, थ्रू वाइटल इनपुट कार्ड्स टू दी सीपीयू। तो ये वाइटल इनपुट होगा सीपीयू के लिए। यहां पर एक और चीज है, फंक्शन जो मैंने पहले भी बताया था, रीड बैक का। जो भी वाइटल इनपुट्स, जो वाइटल इनपुट रिलेज जो पिकअप हो रहे हैं, वो एक्चुअल में पिकअप हो रहे हैं कि नहीं, उसका स्टेटस जो है वो सीपीयू लेता है। किस तरह से? बाय रीड बैक सिस्टम। तो सिस्टम, ये सीपीयू है, उसमें एक तरफ से डिटेक्शन रिलेज भी का भी इंफॉर्मेशन आता है, इंडिकेशन रिलेज का, और दूसरा जो कंट्रोलिंग रिलेज है, दैट इज आउटपुट रिलेज है, उसका भी इंफॉर्मेशन इसमें सीपीयू में आता है। तो इस तरह से ये दोनों को चेक किया जाता है कि जो है दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं। अगर हमारा NWR पिकअप है और तो फील्ड में जो पॉइंट ऑपरेट होगा वो नॉर्मल होगा, फ्रॉम रिवर्स टू नॉर्मल, तो उसके कारण इंडिकेशन भी NWKR ही होना चाहिए, इंडिकेशन रिले भी NWKR ही पिकअप होना चाहिए। अगर कोई टेक्नीशियन या कोई सिग्नल मेंटेनर जो है फॉल्स फीड देने की कोशिश करता है RWKR, तो इमीडिएटली इट विल बी हेल्ड, वो पकड़ा जाएगा। इस तरह से टोटल सिस्टम ही शट डाउन हो जाएगा। तो रीडबैक के थ्रू एक सेफ्टी एंश्योर होता है, और इसके अलावा कई और सेफ्टी फीचर्स है।
वन ऑफ द फीचर इज इसमें कंट्रोल रिले भी रहता है, जो अंसाल्डो में जिसमें वाइटल कट ऑफ रिले है, और वेस्ट्रेस में ओपीसीआर बोलते हैं, आउटपुट पावर कंट्रोल रिले। इसके अलावा जो है, इसको हम डिस्कस थोड़ा बाद में करते हैं। पहले हम देखते हैं कि यहां पर डाटा लॉगर, एक्सटर्नल डाटा लॉगर। तो एक्सटर्नल डाटा लॉगर में हम देखते हैं कि एक्सटर्नल डाटा लॉगर जो है वो एक रिले रैक से भी कनेक्टेड है, और सीपीयू से जो है वो थ्रू प्रोटोकॉल कन्वर्टर के थ्रू कनेक्टेड है। प्रोटोकॉल कन्वर्टर जो है वो क्यों दिया गया है, जबकि डाटा लॉगर भी अपने एक्सटर्नल डाटा लॉगर भी अपने आप में डिजिटल सिग्नल को ही, क्योंकि वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है, वो भी डिजिटल सिग्नल को ही ये करेगा, और सीपीयू भी जो है वो डिजिटल सिग्नल को ही समझता है, लैंग्वेज को समझता है, डिजिटल सिग्नल के लैंग्वेज को समझता है। तो इस दोनों के बीच में एक कन्वर्टर की क्या जरूरत है, ये इसीलिए कि डाटा लॉगर का जो वे ऑफ कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन अबाउट एरर्स, लॉगिंग इवेंट्स, वो एक अलग रूल रेगुलेशन के थ्रू है, अलग सिस्टम है, उसका एक अलग तरीका है। और सीपीयू का डाटा लॉगिंग जो है वो एक अलग तरीका है। तो दोनों का जो डाटा लॉगर है वो सीपीयू से जो डाटा लेता है वो अपने उसका जो तरीका है, रूल्स है, उसको चेंज करके थ्रू प्रोटोकॉल कन्वर्टर वो लेता है, तभी वो डाटा लॉगिंग करता है। तो हमारा डाटा लॉगर में हम क्या है, हम लोग जो है मोर यूजर फ्रेंडली, हम आज तक जो है हम लोग जो है एफ्ट्रॉनिक्स डाटा लॉगर ही यूज करते आए हैं, और इसमें नेटवर्किंग भी बहुत अच्छा है, नेटवर्किंग पॉसिबल है। होल एक पूरा जोन, रेलवे जोन का सेंट्रल कंट्रोल में नेटवर्किंग पॉसिबल है, और फिर होल इंडिया लेवल में भी जो है सभी जोन्स के साथ में भी नेटवर्किंग पॉसिबल है, डाटा लॉगिंग पॉसिबल है। तो ये चीज जो है इंटरनल डाटा लॉगर जो है उसमें ईआई का ऊपर पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एक्सटर्नल डाटा लॉगर इज मैंडेटरी इन, हैज बीन मेड मैंडेटरी इन ईआई सिस्टम। अब जो है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया सीसीआईपी क्या है। अच्छा, मेंटेनेंस पीसी जो है वो इंटरनेट डाटा इवेंट्स लॉगिंग सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर के लिए है। यहाँ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, यहाँ पर और वीडियो में दोनों में ही जो ईआई का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। तो हमारा जो ईआई सिस्टम में, तो नेक्स्ट हम समझते हैं कि क्या क्या पार्ट्स है ईआई का। तो ईआई में क्या क्या पार्ट्स है, प्रोसेसर कार्ड दैट इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वाइटल इनपुट कार्ड टू ड्राइव द वाइटल इनपुट रिलेज लाइक वाइटल इनपुट रिलेज लाइक जो है HECR, DECR, NWKR, RWKR। और ये इंफॉर्मेशन वाइटल इनपुट कार्ड्स कहाँ देगा, टू द सीपीयू। जो इंडिकेशन होंगे, जो ऑलरेडी गियर जो है, जो फील्ड गियर्स जब ऑपरेट होंगे तो उसका इंडिकेशंस जो आएगा, वो इंडिकेशंस जो है उसके कारण जो है जो डिटेक्शन रिलेज पिकअप होंगे, उसका इंफॉर्मेशन जो है वाइटल इनपुट कार्ड्स सीपीयू को देगा थ्रू वाइटल। अच्छा, वाइटल आउटपुट कार्ड्स जो है वो वाइटल आउटपुट रिलेज को दैट इज गियर कंट्रोल रिलेज जो है, कंट्रोलिंग रिलेज को ऑपरेट करता है ऑन द कमांड ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू जो है वो वाइटल इनपुट आउटपुट कार्ड्स के थ्रू कंट्रोलिंग रिलेज को ऑपरेट करता है, पिकअप कराता है, और इसके हिसाब से ही फील्ड गियर्स जो है वो ऑपरेट होते हैं।
नेक्स्ट है पैनल प्रोसेसर। तो पैनल प्रोसेसर जो है ये ऑप्शनल है, अगर ये तभी दिया जाएगा जब हमारा कन्वेंशनल कंट्रोल जो कन्वेंशनल पैनल है CCIP कंट्रोल कम इंडिकेशन पैनल, वो जब दिया जाएगा तभी पैनल प्रोसेसर दिया जाएगा। कुछ कंपनीज में एक्चुअली पैनल प्रोसेसर जब यूज होता है तो वो जो एक रैक के रूप में रहता है, और वेस्ट्रेस जैसे वेस्ट्रेस, क्योसन, ये सब में जब अगर कन्वेंशनल पैनल यूज करना है तो पैनल प्रोसेसर दिया जाएगा। वो जनरली जो है वो स्टेशन मास्टर के रूम में रहता है। लेकिन अंसाल्टो में पैनल प्रोसेसर वर्ड यूज नहीं होता है, वहां पर नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट कार्ड्स वर्ड यूज करते हैं। और अंसाल्टो ने इवन दो अगर हमारा कन्वेंशनल पैनल नहीं है तब भी हमारा नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट कार्ड्स प्रोवाइड होता है, अंसाल्टो प्रोवाइड करता है। अंसाल्टो EI सिस्टम, दैट इज माइक्रोलॉक EI सिस्टम जो है वो नॉन वाइटल इनपुट कार्ड्स भी मैंडेटरी है, उसका दिया जाता है, जबकि दूसरे EI सिस्टम में जो है ये चीज ऑप्शनल है। नेक्स्ट कंट्रोल कम इंडिकेशन पैनल, ऑलरेडी मैंने बता दिया। कन्वेंशनल पैनल जो ऑप्शनल है, आज के डेट में जितना भी न्यू इंस्टॉलेशन हो रहा है उसमें CCIP नहीं है। वीडियो, दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, दैट इज ऑपरेटर्स PC कंट्रोल कंप्यूटर, स्टेशन मास्टर का कंट्रोल ये कंप्यूटर जिसमें जो है पूरा ऑपरेशन होगा, ट्रैफिक कंट्रोल होगा। गियर, अच्छा, मेंटेनेंस टर्मिनल PC, जहां पर जो है जो इवेंट्स लॉगिंग, इवेंट लॉग, सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर्स, एरर्स, सभी चीज का डाटा लॉगिंग होगा, जो इंटरनेट डाटा लॉगिंग सिस्टम एक तरह से बोला जाए तो। नेक्स्ट है पावर सप्लाई सिस्टम्स, पावर सप्लाई यूनिट्स, कंट्रोल रिले। तो कंट्रोल रिले जो है वो ये जो है कंट्रोल रिले ये हेल्थ ऑफ द मॉनिटर, हेल्थ इंश्योर करता है। अगर ये कंट्रोल रिले पिकअप है या एक EI सिस्टम में तो इसका मतलब है कि सिस्टम हेल्दी है। अगर वो कंट्रोल रिले ड्रॉप है तो इसका मतलब EI जो है वो उसमें कोई ना कोई ट्रबल है। तो कंट्रोल रिले, जैसे अंसाल्डो में कंट्रोल रिले जो है वो उसका नाम है वाइटल कट ऑफ रिले, जो 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। फिर है आप वेस्ट्रेस मार्क 1 में इसका कंट्रोल रिले है OPCR, दैट इज आउटपुट पावर कंट्रोल रिले, जिसको 50 वोल्ट से ऑपरेट होता है, 50 वोल्ट DC से। फिर वेस्ट्रेस मार्क 2, वेस्ट्रेस मार्क 2 में जो सीमेंस मेक है उसमें कंट्रोल रिले नहीं दिया गया है, उसमें जो है CPU ही उसका काम कर रहा है, CPU में ही अरेंजमेंट है उसका काम करने का, एक्सटर्नल कंट्रोल रिले नहीं दिया गया है। क्योसन में वॉच डॉग टाइमर रिले WDT है जो कंट्रोल रिले का काम कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट कंपोनेंट है EI का प्रोटोकॉल कन्वर्टर, जो एक्सटर्नल डाटा लॉगर के लिए है, यूज होता है। कम्युनिकेशन लिंक्स, देन ऑब्जेक्ट कंट्रोलर। यस, ऑब्जेक्ट कंट्रोलर क्या है? बड़ा यार्ड में एक्चुअली ऑब्जेक्ट कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट जो है मेधा का दिया हुआ है, मेधा EI का। और आज के डेट में जो बड़ा यार्ड्स में, बड़ा स्टेशन यार्ड में वो डिस्ट्रीब्यूटेड EI सिस्टम रहता है, वहां पर हम ऑब्जेक्ट कंट्रोलर यूज करते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट कंट्रोलर जो है मेन CPU का, मेन इंटरलॉकिंग सिस्टम का वो एक स्लेव का जैसा काम करता है, और उसमें बेसिकली जो है वाइटल इनपुट कार्ड एंड वाइटल आउटपुट कार्ड प्लस एक स्लेव माइक्रो प्रोसेसर के रूप में रहता है, जो आउटपुट गियर्स को ऑपरेट करेगा,
एज पर द कमांड ऑफ द मास्टर सेंटर कंट्रोल इंटरलॉकिंग सिस्टम, इंटरलॉकिंग यूनिट। तो ये जो है इससे, और ये जो इससे जो है सेंट्रल इंटरलॉकिंग सिस्टम का सेंट्रल केबिन में जो होगा उससे इसका कनेक्शन जो है थ्रू जनरली OFC रहता है। इसके कारण बेटर आइसोलेशन भी अचीव होता है, सेफ्टी एंश्योर होता है, फास्ट ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेसर कार्ड। तो प्रोसेसर कार्ड या CPU बेसिकली क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है CCIP ऑपरेटर पैनल या VDU से, और फील्ड गियर्स को, फील्ड फंक्शंस को ऑपरेट ड्राइव कर रहा है थ्रू आउटपुट रिलेस, दैट इज द कंट्रोल रिलेस। यहां पर प्रोसेसर कार्ड में क्या क्या है, क्या क्या रहता है, कंपोनेंट्स क्या है, बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी चिप्स जैसा चाहे रैम, EEPROM और EEPROM मेमोरी ICs, नेटवर्क, सीरियल पोर्ट्स फॉर इंटरफेसिंग। ऑलरेडी मैं ये डिस्कस कर चुका हूं, ये पार्ट्स जो है, ये जो है टर्म्स मैंने डिस्कस कर लिया है पहले में। तो यहां पर जो है इसके ऊपर में थोड़ा हम EEPROM के रूप में, EEPROM या EEPROM को थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। पहला, ये प्रोसेसर कार्ड में CPU में जो EEPROM या EEPROM जो है उसमें जो है वो सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम किया जाता है। जो हमारा सिस्टम में जो भी कमांड्स है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या प्रोग्राम्ड या स्टोर किया जाता है। तो दो तरह का EEPROM रहेगा, एक है सिस्टम EEPROM जिसमें एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया जाता है या इंस्टॉल किया जाता है, और दूसरा है डाटा EEPROM या डाटा EEPROM। इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, लोड किया जाता है, प्रोग्राम्ड किया जाता है। तो इस दोनों का जो हम सॉफ्टवेयर को हम थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो सॉफ्टवेयर हमारा जो EI सिस्टम में यूज होता है वो दो टाइप का सॉफ्टवेयर है। एक है एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर क्या है, वो किसमें इंस्टॉल रहता है, सिस्टम EEPROM में, EEPROM या EEPROM में। ये सॉफ्टवेयर, एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये डिफाइन करता है क्या सिस्टम को करना है, क्या करना है, और किस तरह से सिस्टम सभी ऑपरेट हो रहा है। और वो बेसिकली जो है वो फॉलो करता है वो प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरलॉकिंग। एक तरह से कहा जाए तो एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर ही सारा काम करता है, लेकिन उसका गाइड बुक जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में रहता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, वो किसमें वो इंस्टॉल्ड रहता है, वो लोडेड रहता है डाटा EEPROM या डाटा EEPROM में, जो मेमोरी IC है, मेमोरी चिप है। तो इसमें क्या है, इसमें जो है वो लॉजिक्स दिया जाता है, जैसे कि किस तरह से इनपुट और आउटपुट एक पर्टिकुलर स्टेशन का जो रिलेशन है उसको डिफाइन किया जाता है एज पर द सिलेक्शन टेबल और टेबल ऑफ कंट्रोल, जिसको टेबल ऑफ कंट्रोल या सिलेक्शन टेबल या रूट कंट्रोल चार्ट भी बोलते हैं। तो इसी चार्ट पर बेस्ड हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली एक गाइड बुक की तरह है, जिसके हिसाब से ही एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर हर ऑपरेशंस को ऑपरेट करेगा एक पर्टिकुलर स्टेशन में। एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर सेम है ऑल स्टेशन, सभी स्टेशन के लिए। एक पर्टिकुलर कंपनी का
एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर हर स्टेशन के लिए एक ही होगा, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्योंकि अलग अलग होगा, स्टेशन स्पेसिफिक होगा, क्योंकि हर स्टेशन में अपना अपना टेबल ऑफ कंट्रोल है, सिलेक्शन टेबल रहेगा। तो अब हम थोड़ा इसको कंपैरिजन कर लेते हैं डिटेल्ड में। एक कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन executive software and application software. Executive software is common to all EI for the same manufacturer, but application software is yard specific. That is, executive software क्या है, same for all stations, but application software is different for different station. Executive software is factory installed, जहां पर हेडक्वार्टर है EI कंपनी का, वहां पर ही एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड करके आ जाता है EEPROM में, जो सिस्टम EEPROM में। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यार्ड में, जहां पर स्टेशन है वहीं पर ही उसको बनाया जाता है, वहीं पर ही साइट इंजीनियर हो, सिग्नल इंजीनियर हो या EI कंपनी का इंजीनियर हो, वो बेस्ड ऑन द टेबल ऑफ कंट्रोल वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाएगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम को बनाया जाता है, और उसको जब कंपाइल किया जाता है तब उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है, इट परटेन्स टू दी प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरलॉकिंग, बेसिक एसेंशियल्स ऑफ इंटरलॉकिंग पर वो काम करता है, उसको फॉलो करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इट परटेन्स टू दी सिलेक्शन टेबल और रूट कंट्रोल चार्ट, दैट इज टेबल ऑफ कंट्रोल ऑफ दी स्पेसिफिक यार्ड। एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। इट इज ए बेसिकली अगर बोला जाए तो इट इज ए ट्रेड सीक्रेट ऑफ ईच मैन्युफैक्चरर कंपनी का, EI सिस्टम का, उसे वो, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो इट कैन बी मॉडिफाइड। हमारा कोई भी यार्ड रिमॉडलिंग होगा, तो यार्ड रिमॉडलिंग होगा या कोई एडिशंस होगा, कोई भी मॉडिफिकेशंस होगा यार्ड में, तो उसके हिसाब से हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और न्यू सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ओल्ड सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम EEPROM में इंस्टॉल्ड रहता है, प्रोग्राम्ड रहता है, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यार्ड डाटा EEPROM में इंस्टॉल्ड रहता है, लोडेड रहता है।